कहते हैं। लिखेंगे वैदिक पढ़ रहे थे, जैसे कि सिंधु तक के पढ़ लिए थे ना, तो सिंधु में पूरा देख लिए कि सिंधु क्या थे कि जो पूरा तात्विक साहित्य से तो 3 तरह से देख लेते इतिहास क्या क्या, प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक में देख लिए पूरा देख लिए थे पहले पाषाण काल तक के। उसके बाद आदि ऐतिहासिक में हम लोग क्या देख लिए, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ऐतिहासिक काल में चल रहे हैं जिसमें क्या हो जाएगा कि मुख्य रूप से उत्तर वैदिक क्या हो जाएगा, साक्ष्य मिल जाएगी यहाँ पे क्या है कि वैदिक सभ्यता तक का वैदिक, उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता क्यों, तो वैदिक सभ्यता कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से क्या चीज़ की जानकारी मिलेगी, वेद की जानकारी मिलेगी, समझ गए। तो यही वेद देखेंगे कि कितना वेद है, 4, ऋग्वेद, उसके बाद क्या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब साहित्यक, अब उससे पहले क्या थे कि सबसे पहले पढ़े तो आदि क्या था, प्राग इतिहास काल में सिर्फ क्या थे कि पुरातत्व साक्ष्य से जानकारी मिल रही थी। जब आए आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में तो लिपि भी मिली और क्या मिल गया, उसके बाद कि लिपि भी मिली और पुरातात्विक साक्ष्य भी, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया। तो अब यहाँ, अब इसके आगे चले तो अब यहाँ पर साहित्यिक स्रोत भी मिल रहा है, पूरा तात्विक स्रोत भी मिल रहा है, और क्या होगा, बाहरी आक्रमणकारी जो होंगे उसका स्रोत भी प्रमाण मिलेगा। तो अब मुख्य रूप से साहित्य जो पता चल गई वेद, अब उस वेद के स्वरूप में यहाँ से पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से आगे वही जो वेद आया उसी के स्वरूप में क्या कर लिए, वैदिक सभ्यता के स्वरूप में बांट लिए से। तो अब वैदिक सभ्यता में देखेंगे तो 2 तरह से हो जाएगी, एक ऋग्वैदिक काल, ये उसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल, या उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद में सिर्फ ऋग्वेद पे था, उसके बाद जो 3 वेद के बाद जो काल उत्तर वैदिक काल में चालू हो गया उसी को कहा जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो लिखिएगा वैदिक सभ्यता, देंगे टॉपिक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में लिखेगा भारत में वैदिक सभ्यता का जो दौर माना जाता है, भारत में वैदिक सभ्यता का जो दौर माना जाता है वो वास्तव में वेदों पर आधारित है। लिख लेंगे इसमें, भारत में जो वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की दौर, वैदिक सभ्यता की दौर मानी जाती है, वास्तव में वह वास्तव में वेदों पर आधारित है, वास्तव में वेदों पर आधारित है। जिस काल में वेदों की रचना हुई, जिस काल में वेदों की रचना हुई, जिस काल में वेदों की रचना हुई या वेदों से जुड़े हुए जानकारी मिलती है, या वेदों से जुड़े जानकारी मिलती है, या उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्या हो रहा है कि सबसे कह रहा है कि जो वैदिक सभ्यता है वो भारत में क्या है, भारत में जो वैदिक सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता की दौर मानी जाती है। क्या वह वास्तव में वेदों पर आधारित है। तो पहले ना कह दिए थे कि जो वास्तव में वेदों पर आधारित हो और जिस काल में वेदों की रचना हुई हो, वो वेदों से जुड़े जानकारी मिलती है, उसे ही उसको क्या कह दी गई,
वैदिक सभ्यता। तो पहले जो था वो क्या थी, पूर्व तात्विक सभ्यता था। अब यहाँ से क्या कर दिया गया, वैदिक सभ्यता की जानकारी मिल गई। तो यही कहा गया कि वैदिक सभ्यता में क्या हो गया कि अब हमारा साहित्य के स्वरूप में वेद भी मिली और उस वेद से भी अब हमको क्या होने लगा है, जानकारी मिलने लगी है। सो लिखेंगे वेदों की रचना 4 प्रकार से हुई है। वेदों की रचना लिखिएगा, वेदों की रचना 4 प्रकार से हुई है। वेदों की रचना 4 प्रकार से हुई है। इस चारों प्रकार में लिखेंगे ऋग्वेद, दूसरा के बाद यजुर्वेद, उसके बाद तीसरा लिखेंगे सामवेद, उसके बाद चौथा लिखेंगे अथर्ववेद। क्या लिखेंगे चौथा, अथर्ववेद। यही 4 गो रूप में हुआ क्या क्या कि वेदों की जो रचना हुई वो 4 प्रकार से हो गया। यही 4 में क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही चारों से हमको जानकारी मिलती। तो अब आ गया कि आखिर वेद में कौन कौन आ जाएगा, जिसको वेद कहेंगे वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में कौन आता है, उस सब रूप में। तो अब यहाँ से लिख लेंगे कि वेद कितना हो गया, 4 हो गई। तो जो आगे अब क्या आ गया, वेद में कौन कौन आएंगे उसको लिख लीजिएगा। साहित्य में कौन कौन आ जाएगा वैदिक साहित्य में, तो वैदिक साहित्य में आता है वेद, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद यह वैदिक साहित्य है। क्या है यह, यह आरण्यक, यह वैदिक सभ्यता है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्या हो गया कि वेद जो है, वेद क्या हो गया, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यही 4 है। तो ये चारों को क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता, या इसी को कहा जाता है श्रुति साहित्य। तो वैदिक सभ्यता में किस किस पे साक्ष्य मिलेगा, वेद पे। क्या कि वैदिक सभ्यता में किस किस साहित्यिक स्रोत से पता चलता है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आती है, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और कौन सा, उपनिषद से। बाकी जो बच गया वेदांग, स्मृति, पुराण, उसके बाद रामायण और महाभारत। इसमें लिखेगा वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत। यह क्या है, वैदिक साहित्यक नहीं है। यह वैदिक साहित्य नहीं है, वैदिक साहित्य नहीं है। अब कहा गया कि जो उस समय में घटना घटित हुई, जैसे कि रामायण, महाभारत, तो कहा जाता है कि जब इसका जो वेद लिखी गई, इसमें लिखी गई, तो वो लिखी गई सो अब बाद में जब पूरा तत्व व्यवस्था द्वारा जिसकी चर्चा की गई और पूरा तत्व से जो खुदाई की गई, तो वो दोनों का काल निर्धारण नहीं मिल पाता है। समझ गए। तो यही स्वरूप में इसको क्या कर दिया कि इसमें बहुत सारी जो श्लोक थी उसको बाद में भी जोड़ा गया है।
तो वही कहा गया कि ये सामाजिक उत्थान, इसका जुड़ाव है तो इसको रखा जाता है साक्ष्य के रूप में, लेकिन इसको क्या रख लेता है, मिथ्यक के स्वरूप में रखी जाती है। इसको क्या है, वैदिक साहित्य के रूप में नहीं रखा जाता है। यह वैदिक साहित्य नहीं, वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, लेकिन प्राचीन को हमको जानने की जानकारी देती है, उस स्वरूप में इसको रखा गया। नेक्स्ट लिखेंगे, अब आगे दीजिएगा वेद, हमको पढ़ना है। वेद में लिखेगा वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। लिखेगा वेद में वैदिक शब्द वेद से बना है, वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है क्या, ज्ञान। क्या होता है, जिसका अर्थ, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो इसी जो वेद के पढ़ने के लिए वैदिक शब्द का यूज किया गया, तो उससे क्या है, जिसका अर्थ ज्ञान के स्वरूप में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे, आर्य को माना जाता है, आर्य थे। नेक्स्ट पॉइंट कि वैदिक संस्कृति में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वैदिक संस्कृति में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। कहा गया है कि जो आर्य थे वो क्या था, वैदिक शब्द। तो वेद में जो वैदिक संस्कृति में जो आर्य है, तो कहा गया है कि जो इसके निर्माता थे वैदिक साहित्य, वैदिक युग का या वैदिक का, तब वो वैदिक में क्या था कि वैदिक संस्कृति के निर्माता किसको माना गया, जो वैदिक संस्कृति आई, तो आर्य को कहा गया। तो आर्य जो थे तो उसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठम, मतलब आर्य थे। तो वही ने कहा कि जो आर्य आए वो मध्य एशिया के स्वरूप में मैक्स मुलर जी कहे, लेकिन यहाँ पे आर्य जो है वो क्या कर रहा है कि श्रेष्ठम, मतलब कि जो वैदिक काल चल रही है, वो वैदिक काल में क्या है, जो इसके निर्माता हुआ वो श्रेष्ठ, मतलब उसमें सभी कर्मकांड, अभी जैसे ही यहाँ पे ऋग वैदिक काल चल रहा है, तो ऋग वैदिक काल में क्या चलेगी, सभी चीज चलेगी। क्या है, सभी क्या है, बहुत अच्छी तरह से परंपरा, कोई कर्मकांड नहीं चल रहा है ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जैसे ही चले जाएंगे तो वहाँ से पूरी कर्मकांड चालू हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि श्रेष्ठम मतलब आर्य, मतलब वहाँ पे कहा है कि जो हम मूल वंशीय, बाद में चले जाएगा उत्तर में तो कहेगा मूल वंशीय आर्य है सो, लेकिन यहाँ पे कहा कि वैदिक संस्कृति आर्य का अर्थ श्रेष्ठम होता है, मतलब कि जो आर्य जाति है वो आर्य जाति क्या है, सबसे श्रेष्ठम। बोलते कि नहीं, तो वही कह रहा था कि वेद जो था वैदिक शब्द के वेद से बना, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और वैदिक संस्कृति के नियमित आर्य थे। क्या थे, संस्कृति निर्माता आर्य थे, लेकिन वैदिक संस्कृति आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ। लेकिन जब मैक्स मुलर सर्वप्रथम 1853 AD में इन्होंने क्या कह दिया कि आर्य शब्द का प्रयोग किया कि आर्य क्या था, श्रेष्ठम जाति के आशय से किया, कि जो क्या था कि मुख्य रूप से ये कहें कि मध्य एशिया के स्वरूप में आए, और यही सबसे उच्चतम क्या था, श्रेष्ठम जाति था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेगा आर्य की भाषा संस्कृत थी। आर्य की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। नेक्स्ट पॉइंट,
वेदों की रचना आर्य ने की। वेदों की रचना किसने की? आर्य ने की। सो नेक्स्ट पॉइंट, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। वेदों का संकलन वेद व्यास क्या किया कि आर्य की भाषा संस्कृति, वेदों की रचना आर्य ने की। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वेदों का नित्य प्रमाणिक एवं अपौरुष माना जाता है। वेदों को नित्य प्रमाणिक एवं अपौरुष से माना जाता है। यह है, कह रहा है कि जो वेदों की नित्य प्रमाणिक है वो क्या है? अपौरुष से माना जाता है। तो कहा आर्य की जो संस्कृत की रचना वेद में किया, अब वेद का संचलन जो कहेगा कि क्या है, द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। अब वेदों का नित्य प्रमाणिक एवं अपौरुष से माना जाता है। मतलब क्या कहा कि वेद जो भी उसमें है, तो वेद को क्या मान लिया गया है? इतिहास से प्रमाणिक माना गया है कि जो उसमें लिखी गई है वो क्या था? सत्यता क्या करता है? प्रमाणित करता है। और प्रमाण सबसे पहले यहाँ से साहित्य जानकारी से हमको मिलती है यहाँ के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, मंत्रों की रचना करने वाले वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते थे। यह कहा वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था? दृष्टा कहते थे। सो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। वैदिक मंत्रों की, देखो महिला के वहां पे था, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले महिला को क्या कर... यही है कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले को ब्राह्मणों को दृष्टा कहते थे। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऋषि कहा जाता। मतलब कि उस समय में क्या थी, कहते थे कि समानताएं थी महिला पुरुष सब दोनों में। तो क्या था कि पुरुष भी क्या करते थे? इसकी रचना करते थे, और कौन थी? महिलाएं भी मंत्रों की उच्चारण करती थी। सो तो महिला पुरुष दोनों का है वेद में जानकारी मिलती है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि अध्ययन के सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में, अब यहाँ तक तो हम समझ गए वेद से बात थी। अब देखेंगे कि वेद को हो गया अध्ययन के स्वरूप में दो रूप में बांट लिया। कौन कौन? एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। क्योंकि ऋग्वैदिक से जैसे ही वैदिकीय संस्कृति है, लेकिन ऋग्वेद में एक अलग परंपरा चलती रहती है, उत्तर वैदिक में अलग परंपरा। तो कहा कि वेदों को ऊपर आने के पीछे इतनी श्रेष्ठता की कारण क्या थी? तो कहा कि जब पहले की संस्कृति जब हम पढ़ रहे थे सिंधु संस्कृति से, तो उस संस्कृति में क्या हुआ था कि उस समय में कहे थे ना कि सिंधु या मध्य गंगा के क्षेत्र, मतलब कि जो ये एरिया हो गई, कौन सी एरिया? ये एरिया, तो क्या हो गया कि इस ओर विकास हुआ है।
यही ना हुआ था। तो सिंधु या क्या हो गया, मध्य गंगा का क्षेत्र। तो कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जब सिंधु के क्षेत्र हो गया मध्य, ऊपर से कौन सा इलाका है, जब इस ओर चले जाएंगे तो ये ऊपर हिमालय का क्षेत्र आ जाता है, हिमालय है। और इस तरफ जब पूर्वी इलाका में चले जाएंगे, जैसे पूरा भारत का अगर मैप पे समझ लें कि कैसे विकास हो गया और क्यों वैदिक सभ्यता के कारण ज़्यादा विकास हुई और क्यों इतना श्रेष्ठतम पे वो पहुंचा, तो इससे लगता है तो क्या है कि ये एरिया क्या हो गया यहाँ से, तो ये जो पश्चिमी के एरिया वाला में हो गया, ये क्या हो गया, सिंधु और मध्य गंगा का क्षेत्र। ये पूर्वी इलाका में क्या हो गया था, यहाँ पे वनीय क्षेत्र थी और ऊपर वाला में हमारा क्या था, हिमालय था। तो जानते हैं कि जब प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ रहे थे, कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि प्रागैतिहासिक काल जब पढ़े तो 3 तरह से बने थे, कौन कौन, एक क्या है, जब यहाँ पे पढ़ रहे थे था ना कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यही 3 गो में देख रहे थे। नव पाषाण काल। तो अब जब हम प्रागैतिहासिक काल से यहाँ तक के जब देखे थे तो इस समय तक के हमको क्या मिल रहा था, जो औजार मिल रही थी वो औजार कैसा था, पत्थरों की बनी होती थी, पत्थरों के ना औजारें बनी हुई थी। तो जो पत्थर का औजार है वो क्या था कि उस समय में कृषि, सबसे पहले जीवन यापन के लिए कृषि से ही क्या हुआ, सभ्यता का निर्माण होने लगा। तो जब कृषि चालू हुई प्रचलन, तो कितना कृषि कर रहा था, जितना से वो अपना जीवन यापन चला, भोजन के स्वरूप में ही, जितना जीवन से क्या हो सके, भोजन प्राप्त कर सके, खाद्य पदार्थ, उतनी ही कृषि वो लेते थे। तो अब जो उसकी औजारें थी वो पत्थर की थी, और जो ये एरिया सिंधु नदी या गंगा के मैदानी क्षेत्र था वो क्या थी, अवक्षातित था पानी का क्षेत्र से, मतलब मैदानी क्षेत्र के स्वरूप में हो गया। तो वो थोड़ा सा ही उकेर करके पत्थर से मिट्टी को यहाँ पे फसल कर नहीं सकता है, कर सकते हैं ना फसल। तो इसीलिए इस क्षेत्र के उस तरफ था हिमालय का क्षेत्र था, दुर्गम क्षेत्र। तो अब क्या हो गया कि वही हिमालय स्वरूप में वहाँ पे रहने का क्या हो गया था, जो गुफाएं उसमें स्थान बना लेता था, घर के स्वरूप में रहना चालू हो गया था। लेकिन पूर्वी क्षेत्र की ओर नहीं बढ़ने के कारण था कि जो इसमें वनीय क्षेत्र थी यहाँ पे पूरा, तो इसके पास ठोस औजार है नहीं, तो यहाँ पे वन करेगा कैसे, वन कटेगी कैसे, समझ गए। इसीलिए इसी एरिया में विकास हो गया, इस ओर पहुंच ना पाया। लेकिन जब कहा कि मध्य एशिया के क्षेत्र से, मतलब कि ऊपर की ओर से जब आए कौन, आर्य के, जैसे कहा गया आर्य श्रेष्ठम के रूप में, तब उस समय में क्या खोज हो गई थी, लोहा की खोज हो गया था। और कहा जाता है कि लोहा में जो हथियार मिली वो कुल्हाड़ी था, और उस कुल्हाड़ी में छेद वाला जो कुल्हाड़ी होता है वो कुल्हाड़ी लोहा की थी, जिससे वो क्या हुआ कि वो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र से और किस ओर, वनीय क्षेत्र के ओर भी इस ओर बढ़ता चला आया, और उसके औजारें मजबूत होने के कारण वो अपना इस एरिया में क्या कर लिया, विकास कर लिया। समझ गए। तो अब यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल जैसे ही चला तो यहाँ पे कृषि क्या होने लगी, अब क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल चला तो उत्तर वैदिक काल क्या हो रहा है, लोहा का पूरा अवशेष खोज हो जा रही है। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृषि की बहुलता बढ़ जाएगी, और कृषि बहुलता बढ़ेगी तो उस समय में क्या चालू हो जाएगा, पशुपालन का अवशेष। समझ गए। तो अब यही स्वरूप में इसका विकास हुआ। तो इसीलिए इसको क्या बांट दिए, 2 तरह से, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल देखेंगे, लिखेंगे 2 तरह से लिखेंगे। अध्ययन के सुविधा से वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा से संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है।
वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया, तो लिखेंगे कौन दो भागों में? एक आपका कौन? ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक काल को ही कहा जाता है पूर्व वैदिक काल। यही है, लिख लेंगे ऋग वैदिक काल कितना से है? 1500 से 1000 BC, 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल कितना? 1000 से 600 BC, 1000 से 600 BC, यही है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल 1000 से कितना सौ BC? 600 BC। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, क्या ऋग वैदिक काल कहा जाता है? लिखिएगा, जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जिस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, उसे क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और जिस काल की जानकारी अन्य तीनों वेद से मिलती है, जिस काल की जानकारी तीन अन्य वेदों से मिलती है, तीन अन्य वेदों से मिलती है, तीन अन्य वेदों से मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। तब अब इसमें उत्तर वैदिक काल, तब कौन तीन? एक कौन हो जाएगा? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही तीन है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये ऋग्वैदिक काल, तो यही दो को बांट दिया गया। आपका अध्ययन के दो स्वरों से वैदिक संस्कृति को बांटी गई। एक आपका कौन सा? तो एक ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC, जिस काल की जानकारी क्या होती है? ऋग्वेद से मिलती हो। दूसरा हो गया कि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC, जिस काल की जानकारी तीन अन्य वेदों से मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट लिखिएगा, आर्यों का मूल निवास स्थान। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आर्यों का मूल निवास स्थान। अब जो दिया गया, कहते हैं ना मैक्स मूलर की मुख्य रूप से मान ली गई मध्य एशिया से, लेकिन बहुत सारा मत है जिन्होंने कहा कि अलग अलग से कहा कि कहाँ कहाँ से आता। लिख लेंगे मुख्य रूप से कुछ। आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान प्रोफेसर मैक्स मूलर बैक्टीरिया कहा कि मध्य एशिया
बाल गंगाधर तिलक इन उत्तरी ध्रुव से आए। डॉक्टर सप्त सैंधव प्रदेश किससे आया? सप्त सैंधव प्रदेश से। उसके बाद नेक्स्ट सप्त सैंधव इन्होंने कहा कि आर्य कहाँ से आए होंगे? तिब्बत से आए होंगे। उसके गंगानाथ झा ने कहा ब्रह्मवर्षी प्रोफेसर पेंका जर्मनी के मैदानी में। तो ठीक है। प्रोफेसर मैक्स मूलर क्या कहा? मध्य एशिया बैक्टीरिया से। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश से। और दयानंद सरस्वती ने कहे तिब्बत के क्षेत्र से। लिखेगा इसमें नोट करके लिख लीजिएगा। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर विचारों से सहमत है कि क्या है? अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर की विचारों से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। यही कह रहा है कि बहुत सारे बहुत कहें, लेकिन हमको याद क्या रखना है कि जो आर्यों की श्रेष्ठता की बात की तो कहा जो आर्य सबसे श्रेष्ठम आए तो वो आर्य जिसने वेद की रचना की तो वो कहाँ के थे? मूल निवासी। तो मैक्स मूलर के अनुसार ये कहा गया कि ये क्या हुआ कि अधिकतम क्या हुआ? निष्कर्ष पे निकला कि इनका कथन क्या है? सही है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के थे। सो समझ गए? यही बात कही कि निवासी थे। सो इसी कितना 100 से 1500 से 1000 BC। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 BC। लिखिएगा ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी। अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। क्या हो गया? अतः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र क्या है? साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मतलब कि एकमात्र साहित्यिक स्रोत ही है जिससे किसकी पता चलती है? ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। आर्यों का आरंभिक जीवन
पशु चारण पर आधारित। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य था। कृषि उनके लिए क्या थी? गौण कार्य थी। मतलब क्या था कि कृषि जो वो कर रहे थे वो मुख्य रूप से क्या है, आर्यों का जो आरंभिक जीवन चल रहा था वो किस पर? पशुचारण पर। मतलब क्या करते थे? पशुपालन की करते थे, उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। कृषि के लिए कहा गया है कि वहाँ पे कृषि का कोई प्रचलन की वैसी बात नहीं थी। कृषि क्या था? गौण कार्य था, मतलब मुख्य उद्देश्य नहीं। इसी तरह से कुछ जीवन यापन के स्वरूप में वो अपना जीवन चलाने के स्वरूप में करते थे, लेकिन कोई कृषि का प्रचलन नहीं था। मुख्य प्रचलन किसकी थी जीवन यापन की? पशुचारण था। तो वही कहा कि आर्य क्या थी कि जो भारत की ओर आए सिंधु के क्षेत्र, तो वो क्या था? मैदानी क्षेत्र था भारत। मैदानी क्षेत्र के जो होने के कारण सिंधु क्षेत्र में मतलब क्या थी? घासों की उपज ज़्यादा होती थी। तो वही वो पशु के चारण की खोज में, तलाश में वो किस ओर आ गए? भारत की ओर रुख किए और यहाँ आए। समझ गए? यही नेक्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 1400 BC के गोगोजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में 1400 BC के गोगोजकोई के अभिलेख में ऋग वैदिक काल की देवताओं, ऋग वैदिक काल के क्या समय में क्या था कि कह रहा है कि जो ऋग वैदिक काल जो चल रही थी, कहा जाता है कि ऋग वैदिक काल क्या था कि ईश्वरीय परंपरा, मतलब ऋग वैदिक जो चल रहा है वो ईश्वर स्वयं संचालित कर रहे हैं। तो जब ईश्वर स्वयं संचालित कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? समानता रहेगी, उसमें कोई बुराइयां ना रहेगी। तो वही कहा ऋग वैदिक काल में अब देवताओं का होगा और उस देवता के स्वरूप में दिखाएगा कि इंद्र का युद्ध का भी उल्लेख किया जाता है। तो वही वैदिक परंपरा के स्वरूप में वेद साहित्य से हम जानकारी लेके अभी देखते हैं कि किस तरह की प्रथाएं थी, ईश्वर किस तरह से थे, कैसी परंपराएं चल रही थी। तो उसी को कथा को जोड़ करके दिखाया जाता है ना। तो वही कहा कि यहाँ से कुछ देवताओं का भी मिला है। 1400 BC के गोगोजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग वैदिक काल की देवताओं का लिखता। कहा कि जो इस समय में जो देवता को मिली, तो जो लोग मान रहे तो वो क्या है? किसी देवी देवता जो भी मान रहे तो वो किसी विशेषता के रूप में नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, मतलब प्राकृतिक विशेष के रूप में। मतलब इंद्र देवता को माने था वर्षा के स्वरूप में, अग्नि देवता के अग्नि के माने तो अग्नि क्या हो रहा था कि जैसे ही आगे चले गए तो वो जलाने की कार्य हुआ और जलाने के बाद मानव का जीवन यापन सरल हो गई, क्योंकि वो भोजन आहार को क्या करते थे? आराम से अब ग्रहण कर सकते थे। तो अब जो नेचुरल चीज़ उसको शक्ति पता चली ना, नेचुरल जैसे सूर्य देवता, तो उस नेचुरल रूप को मान लिए, तो उस नेचुरल को देवी के देवता के स्वरूप, समझ गए? कोई व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, समझ गए वहाँ पे। तो वही ऋग वैदिक काल में कह रहा है कि 1400 BC के गोगोजकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग वैदिक कालिक के देवताओं की जानकारी मिलती है। क्या हुआ? ऋग वैदिक काल के देवताओं कौन कौन थे? तो लिखेगा इंद्र, मित्र, वरुण तथा नाशाक्य। तो अब वहाँ पे पता चलता कहता कि जो भी मिला तो वो पुरुष के स्वरूप में। तो कहा कि नहीं, यहाँ पे जो चल रहा था वो मात्रता प्रधान थी। अब मात्रता प्रधान में क्या हुआ कि जो नामें मिली तो उसमें क्या था कि माँ के नाम पर भी पुरुष का नाम रखा जाता था, समझ गए? तो उसीलिए कहा गया कि वहाँ पे माताएं और क्या था, पुरुष महिला दोनों की समानताएं की बात कही जा रही थी। इंद्र, मित्र, वरुण और
ना सत्य का उल्लेख मिलता है, ना सत्य का क्या मिलता है, लिख लीजिएगा, उल्लेख मिलता है। सो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। कहा कि जो ये मिली किसका किसका, इंद्र, मित्र और वरुण अन्ना सत्य की जानकारी मिली। तो कहा ये शब्दों से क्या हो रहा है कि पता चल रहा है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। लिख लीजिएगा, इससे अनुमान लगाया जाता है कि इससे क्या होता है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि देखिए सब जगह कह रहा है ना कि अनुमान लगाया जाता है, ऐसा होता होगा। आप डायरेक्टर कहता ना ऐसा ही है, अब तो हमेशा से ना कहते कि ना ऐसी हुआ तो उस घटना में। अब ये भी कह रहा है कि ऐसा लगभग जब हम प्रेजेंट और पूरा को निष्कर्ष निकाले तो सभी से तर्क क्या लगता है कि ऐसा ही हुआ है, हुआ होगा कि नहीं। तो यही इतिहास के साक्ष्य प्रमाण दे रहा है। तो यही कह रहा है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। लगाया जाता है कि वैदिक ईरान से होकर भारत आए होंगे। कहाँ आए होंगे, यही कह रहा है कि इसे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य कहाँ से होकर भारत आए होंगे, ईरान से होकर के भारत आए होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ऋग्वेद के अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। तो अब जैसे ही भारत के स्वरूप में देख लेंगे तो ये वाला एरिया देखिएगा, आप देखिएगा इस तरह से। तो ये वाला एरिया देखे थे ना, तो इधर देखे कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के इस ओर ईरान है, समझ गए। तो यही इस ओर से होते हुए बात कर रहा है, पश्चिम से सिंधु तक क्या है, तो वही कह रहा है कि ईरान से होकर के आया होगा। तो कहा ईरान से होकर के आया, तो किस स्वरूप में कहा गया कि ईरान से होकर के आया होगा। तो ईरान से आने के स्वरूप में कहा कि जो उस समय किताब लिखी, कौन सी किताब, ऋग्वेद के अनेक बातें क्या है, ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। ऋग्वेद के अनेक बातें ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। किससे मिलती है, कहा ऋग्वेद के अनेक बातें जो है ईरानी भाषा, कौन सी भाषा, ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, अवेस्ता से मिलती है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी के रूप में कहा गया कि ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल, 1028 सूक्त या कितना कहा जाता है, 10,600 क्या है, मंत्र है। सो यही आपका ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद जो मिली ना वेद, तो ऋग्वेद में क्या है, 10 को मंडल, जैसे पाठ बांटी जाती है ना, वैसे वेद हो गया। तो वेद में कितने मंडल है, लिखे 10 कितना ऋग्वेद में 10 मंडल, और 1028 क्या बन गया है, सूक्त मिला है, और 10,580 या 10,600 क्या है, मंत्र मिला है। सो ऋग्वेद में है। सो लिखिएगा, पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। लिखिएगा, पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। पहला
और कौन सा मंडल 10वां? बाद में जोड़ा गया। इसे साक्ष्य मिलता है कि कहा है कौन सा मंडल? तो पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वेश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। वंश मंडल या परिवार मंडल कहा है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को, दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। यही कहा जाता है। कौन कौन मंडल? कहा दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को क्या कहा जाता है? वंश मंडल या कौन सा मंडल कहा जाता है? आपका परिवार मंडल कहा जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब यहाँ से मंडल का हो गया पूरा। तीसरे मंडल में लिखिएगा, तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में, नेक्स्ट लिख लीजिएगा, तीसरे मंडल में टाइम होगा तल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र विश्वामित्र ने की। जिसकी रचना यह सावित्र सूर्य, मतलब सावित्री को किस नाम में जाना जाता था? सूर्य के रूप में। मतलब कि जो तीसरे मंडल में ज्ञात्री मंत्र है ना, तो जो ये मंत्र की रचना की गई, उल्लेख मिलता है, तो ये मंत्र किसके लिए उपयोग किया जा रहा था? तो किसकी रचना कौन की? विश्वामित्र जी ने। तो ये किसके लिए? सावित्री सूर्य के लिए इस मंत्र का उल्लेख किया गया है कि इस मंत्र का किया किसके लिए की जाती रहेगी उसमें? तो सूर्य की प्रार्थना के स्वरूप में इसका उपयोग किया जाता था। तो उसको सावित्री, जिसको कहा जाता है सूर्य को समर्पित है, लिख लीजिएगा, सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है। तो इसी तरह ना उस समय से वेदों से अभी लेते चला अति परिवर्तित होता चला गया है। अब वही वेदों से ना क्या हुआ कि अभी जो धार्मिक संस्कृति थी, जो इसी को क्या हुआ कि आगे बढ़ता चला गया, अब वही धर्मीय परंपरा को। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो इस समय की धार्मिक थी, तो अब कहा कि जो हमारा ऋग्वैदिक जो काल है वो पुराना धर्म है। अब उसी धर्म को क्या हो गया कि हम इस रूप में जो लेते चले गए, तो यहीं से कौन हो जाएगा? तो अब जो ये धार्मिक परंपरा है, तो अब यहाँ पर अब हम पढ़ाएंगे, जब आप कहते हैं कि प्राचीन हमारा धर्म है सनातन धर्म, तो यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, कोई ईश्वरीय परंपरा के स्वरूप में। और जब ईश्वरीय परंपरा के स्वरूप में जब संचालित कर रहा है, तो यहाँ पे कहाँ कोई भेदभाव दिख रही, सुव्यवस्थित रूप से पूरा चल रहा है प्रचलन। मिला भी वंश जो अब मिले, इसमें ऋग्वैदिक काल में क्या हो जाएगा कि जो मिलेगा भी, तो वो क्या हो जाएगा, जो वर्ण व्यवस्था मिलेगी, वो वर्ण व्यवस्था क्या रहेगा कि अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का जिक्र है नहीं, तो उत्तर वैदिक काल में आएगा वर्ण व्यवस्था शब्द भी मिलेगा, तो वो वर्ण व्यवस्था क्या है, वहाँ पे कर्म के अनुसार है। मतलब कि कर्मिक स्वरूप से बांट दिया गया है। कोई वहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग स्वरूप में नहीं, मतलब कि अब आगे चल जाएंगे तो वहाँ पर आ जाएगा कर्म से, किस में, वंशीय परंपरा में। जन्म के आधार पर कहे ना बट गया,
तो अब जब यहाँ पे श्रेष्ठता है तो कहाँ पे मोड़ मिला करके धर्म में जो बुराइयाँ घुसा दी गई वही बुराइयाँ को न हटा के आप शुद्ध धर्म को अपनाइएगा। हैं अपने से जोड़ लिया फायदा के अनुसार, यही ना इतिहास समझना है आपका। तब ना आपको हाँ ओरिजिनल हमारा ये धर्म, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या आया है, धर्म आया का है। अभी तो सब सामान्य चल रहा था इतना पीछे से, अभी तक आगे ऋग वैदिक तलमानव का कोई आधार है कुछ, अभी विश्व आएगा ईश्वर। तो अभी जो भी धर्म मान रहा है प्राकृतिक स्वरूप से, मतलब कि जैसे सूर्य से हमारा जीवन यापन, अग्नि से हमारा वर्षा से हो रहा था क्योंकि कृषि आधार हो गई थी जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से। तो जो नेचुरल रूप से क्या है जीवन को सर्वाइव, मतलब मानवीय को क्या हो रहा है सर्वाइव करने के लिए आगे आवश्यकता है, उसी को न मान लिया। तो आप यहाँ पर आगे के व्यक्ति विशेष को ना दे देते हैं। अभी आ गया तो कोई व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कह रहा है कि चलिए ईश्वरीय परंपरा बनाएं पूरा। तो ईश्वर क्या है पूरा संचालित स्वरूप में, तो आप किसी एक विशेषता की ओर कहे जा रहे हैं। कोई मतलब कि अब मानव सभी समान स्वरूप में तो नहीं, यहाँ पे मानव भेदभाव, मतलब कि आर्थिक रूप से कोई खराब हो गया तो कोई जाति के रूप से खराब हो गया तो कोई धर्म के रूप से खराब हो गया, यही ना समझना है। मतलब कि जो पीछे रह गया, मतलब कि जैसे ये आर्य आए तो अब श्रेष्ठन में पहुंचा दिए। अब जैसे कोई है कि अब कहे थे ना कि वनीय वाला में उधर अंदर वन में ही रह गया, और वन में रहने के बाद उसके पास औजारें नहीं पहुंच पाई। औजार क्या था, पत्थरे के औजार था, तो कृषि चलाना सीखा नहीं, वो ज़्यादा दिन तक क्या रह गया आदि मानव भी रह गई, मतलब शिकार करके ही भोजन करना चालू कर गया। तो वो तो अभी सभ्य नहीं ना हुआ, पश्चिमी सिंधु वाला सभ्य हो गया, कृषि पशुपालन ये सब जानकारी हो गई, लेकिन अभी तो वन वाला जंगल में ही है। तो वो तो अभी भी देखते हैं तो कितना घुमंटू आदिवासी, उसका वो अभी तक सभ्य नहीं हुआ, उसके लिए रिजर्व रखा गया कि उसको ऊपर उठाया जाए। तो अब आप उसको अपना सामान थोड़ी ना भेदभाव करेगा, तो अब उसको क्या है कि उसको वहाँ पे वैसी फैसिलिटी पहुँची नहीं और वो मुख्य धारा में आकर के समाज से जुड़ा नहीं, इसके कारण पिछड़े रहने के कारण उस क्या हो गए कि अभी भी वो पिछड़ा ही रह गया। तब पिछड़ा रह गया तो अब उसका वर्ण थोड़ी ना खराब हो गया। हाँ, जैसे कि आप पढ़ लिए तो आपके पास क्या है कि अब शुभ है, मतलब आपके पास आर्थिक है या यहाँ पर लोग है सजग करने वाला, आपके पास व्यवस्थाएं है जिससे कि आप अपना मस्तिष्क को खोल के मतलब पढ़े, उसे ऊपर पोस्ट पे चल के अभी भी अंदर चल जाइए। ग्रामीण इलाके में बहुत आदमी जिसको कुछ अक्षर ही नहीं मालूम, जानता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या है, तो वो तो अभी तक ऊपर पर ना आएगा। आप तो शिक्षा लेके तुरंत सिस्टम में जाएंगे, आप बढ़िया अपना जीवन यापन कराएंगे, वो तो वैसा ही रह रहा है। तो उसको वैसा ही कहिएगा तो कहेगा खराब, उसके पास दिमाग है नहीं कि उसको मुख्य धारा में लाएंगे बता करके, यही ना है। तो अब यहाँ पर तो आदमी क्या हुआ जैसे ही आया, अब बाद में देखेंगे, अभी हमको तो अभी बहुत चलना है। पशुपालन जब आएगी तो अभी ऋग्वैदिक काल चल रहा है, तो यहाँ पे कर व्यवस्था वो सब कुछ नहीं है, कर नहीं है। इसी तरह एक कबीला हो गया, और कबीला के जो संगठन हो गए वो इसी तरह एक राजा को मान लिया, राजा में कर है नहीं, अब राजा को वही राजा सिर्फ एक क्या सरदार हो गए, वही सरदार राजा के रूप ले लिया। तो एक मुख्य कबीला में सरदार होगा और सरदार ही संचालित करेगी, तो उसमें कर नहीं दे रहा है, जो वो व्यवस्था है संगठन है संघ वो चुन रहा है, तो कर उड़ तो होगा नहीं। लेकिन जैसे ही आगे चल करके ये आएगा पशुपालन पर, ये निर्भर हुआ गायों के स्वरूप में, तो अब वहाँ पर से धन लूटा गया ना, तो अब धन लूटा गया तो पैसा जो संचालित होगी तो बंटवारा क्या होगा, तो समानता है तो सबको समान बांटना होगा। तो अब वहीं पर कर्म लाएगा, और ऊपर में जो पुरोहित है और राजा है सो धन को अपने यहाँ रखे। अब वहाँ से वर्ण आएगा उसको नीचे ही कि उसको संपत्ति ले ही ना सकते, समझ गए। तब बहुत अभी खेला चलेगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक है, रहने देते हैं, कल ले पढ़ेंगे। इतना क्लियर है।